हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और उस चैप्टर के जितने भी हमारे पीवाईक्यूज हैं और उनमें से हम उन पीवाईक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्टली टाइम हमारे बोर्ड के एग्जाम में रिपीटेड है। तो जैसे हमने सभी चैप्टर्स के 25 पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था, आज भी मैं उसी तरीके से 25 जितने भी पीवाईक्यूज हैं जो मोस्टली टाइम रिपीटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट या फिर ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज। जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो यहाँ पे टिक करनी है। तो देखो क्या बोला गया है, दे पॉजेजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल। जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके पास स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होती है। तो देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में हमारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास स्टेमन भी होती है और पिस्टिल भी होती है। अब ये स्टेमन और पिस्टिल है क्या? स्टेमन हमारा फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें हमारा एंथर और फिलामेंट आता है। वहीं जो पिस्टिल है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें हमारा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल आते हैं। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या है कि वो ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके पास स्टेमन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। सेकंड में बोला गया है दे पॉजेजेस आइदर स्टेमन और पिस्टिल। उसके पास या तो स्टेमन होगा या फिर पिस्टिल होगा। तो ये हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का स्टेटमेंट है, बाइसेक्सुअल का नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ। थर्ड हमारे पास दे रखा है दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, यानी स्टेमन से जो एंथर है वो उसी फ्लावर के पिस्टिल पे जा सकता है जिससे वहां सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा। साथ ही साथ हो सकता है कि इस फ्लावर का जो स्टेमिन है वो किसी अनदर फ्लावर के पिस्टिल पे, स्टिग्मा पे लाई करे, तो उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या है हमारा करेक्ट है। लास्ट बोल रखा है दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन। वो अपने फ्रूट्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे पास इसमें दो स्टेटमेंट सही है, एक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और एक है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा सी, जिसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट में पूछा गया है राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो जो हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके हमारे पास यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है और हमें उन पार्ट्स के क्या लिखने हैं, फंक्शंस लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है इसमें, वो है ओवरी। सेकंड है फैलोपियन ट्यूब और थर्ड है हमारा इसमें यूटेरस। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कितने पेयर्स ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है, सिंगल वन पेयर, यानी लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी। और इस ओवरी का काम क्या होता है, ये ओवरी फीमेल्स के अंदर एग्स को प्रोड्यूस करने का काम करेंगी और साथ ही साथ जो हमारा हार्मोन होता है फीमेल में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेस्टेरोन, इसको भी प्रोड्यूस करेंगी। ओवरी का फंक्शन लिखेंगे फिर अब हम। ओवरी का काम क्या था, द ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, यानी ओवा, एंड द फीमेल हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेस्टेरोन।
बी है हमारे पास इसमें फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, ये हमारा वो साइट होती है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी जहाँ पे एग और स्पर्म आकर हमारे मीट करेंगे, और साथ ही साथ ये हमारे एग को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करेगा, यानी ओवरी से यूटेरस तक जो हमारा एग जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। The fallopian tube is the site of fertilization where an egg and sperm meet. It also transports the fertilized egg to the uterus. थर्ड है हमारे पास इसमें यूटेरस का फंक्शन। तो देखो, जो हमारा यूटेरस होता है उसका क्या फंक्शन होता है, यूटेरस हमारा वो साइट होता है जहाँ पे हमारा एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। यूटेरस को हम वॉम्ब भी बोलते हैं, तो यानी यूटेरस क्या हुआ, द यूटेरस इज a muscular organ where a fertilized egg where a fertilized egg implants and develop into a fetus during pregnancy. अब ए के सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है स्टेट ब्रीफली टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज्ड बाय ह्यूमन मेल्स। हमें दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताने हैं जो किसमें यूज होता है, ह्यूमन मेल्स में। तो देखो, वो दो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से हैं। फर्स्ट है हमारे पास इसमें कॉन्डम्स। ये हमारा कैसा मेथड है, एक बैरियर मेथड है। इट इज अ बैरियर मेथड दैट प्रिवेंट्स, जो रोकता है sperm from entering the female reproductive tract. सेकेंड मेथड है इसमें हमारा वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी कैसा मेथड है, ये हमारा एक सर्जिकल मेथड है जिसमें क्या होता है, वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है और सील किया जाता है। डेट कट्स एंड सील द वास्ट डिफरेंस, जिसकी वजह से प्रिवेंटिंग स्पर्म फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। तो जो हमारा वेसेक्टोमी है ये एक हमारा सर्जिकल मेथड है जिसमें हम वास्ट डिफरेंस को कट करते हैं, सील करते हैं, जिससे जो हमारा स्पर्म है वो रिलीज नहीं होता इजैक्यूलेशन के दौरान। सेकंड के बी पार्ट में हमें फर्स्ट में पूछा गया है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे हमें
सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस बताना है तो देखो, जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर होता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो एंथर से ट्रांसफर होता है किसी अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे। If the transfer of pollen from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant, सेम प्लांट में ही उसी का जो एंथर है उसी प्लांट के स्टिग्मा पे अगर आके लाई कर रहा है तो उसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। वही दूसरा है हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें हमारा ट्रांसफर होगा पॉलन का, इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट। डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पे अगर हमारा पॉलन क्या करेगा, लाई करेगा, तो उस दौरान जो पॉलिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब बी पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, इसी के सेकेंड पार्ट में आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द डायग्राम गिवन बिलो एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। इस पिक्चर में हमें ए बी और सी आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उनके एक एक फंक्शन को लिखना है। तो सबसे पहले जो हमारा ए है वो क्या है, स्टिग्मा। ए है हमारा स्टिग्मा और इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी कार्पल की टिप होती है जहां पे हमारा पॉलन ग्रेन क्या होता है, रिसीव होता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। यानी इट इज द टिप ऑफ द कार्पल which receives pollen during pollination। बी है हमारा इसमें pollen ट्यूब, ये जो हमारी पतली सी ट्यूब आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, pollen ट्यूब। तो बी वाला पार्ट हो गया हमारा pollen ट्यूब। ये वो ट्यूब होती है जिसमें हमारा pollen ग्रेन क्या होता है, स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल पर जाता है, ठीक है। इट ग्रोज फ्रॉम द pollen grain down through the style टू दी ओव्यूल। कहाँ तक, ओव्यूल तक। क्या कैरी करते हुए, मेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। और इसी ट्यूब के थ्रू हमारी जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल तक पहुंचती है और जहां पे उसका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सी। ये जो सी पार्ट है वो क्या है, वो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो सी हो गया हमारा इसमें ओव्यूल। अगर हम ओव्यूल के फंक्शन की बात करें तो जो ओव्यूल वाला रीजन होता है वहां पे हमारे फीमेल गैमेट्स यानी एग सेल होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाएंगे, सीड में। इट कंटेन्स द फीमेल गैमेट
जिससे हम बोलते हैं एग सेल, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डेवलप्स इनटू अ सीड। वो किसमें चेंज हो जाएंगे? सीड में। थर्ड पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स इन टर्म ऑफ देयर प्लेसमेंट। हमें यहाँ पे क्या बताना है? यहाँ पे हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स में वो कौन कौन सी प्लेसमेंट होती है। तो सबसे पहले देखो, ये है एक हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? स्टिग्मा। तो इसमें स्टिग्मा कौन कौन से ऑप्शन में है? एक है हमारा ऑप्शन नंबर ए और एक है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट ये रीजन होता है हमारा नेक वाला रीजन, जिसे हम बोलते हैं स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर डी में स्टिग्मा है, स्टाइल है। देन दिस बल्की रीजन इज नोन एज ओवरी, और इस ओवरी के अंदर हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल। तो थर्ड क्वेश्चन का जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी या करेक्ट सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल। हमें वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बताना है जिसमें जो ह्यूमन फीमेल के अंदर होता है। तो देखो, ह्यूमन फीमेल में जो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हमारा स्पर्म और एक्सेल आपस में मीट करेंगे और क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। बी पार्ट में हमसे पूछा है, हाउ डज द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, एक्सप्लेन। हमें ये बताना है कि किस तरीके से जो एक फीमेल के अंदर यूटेरस है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए और उसको नर्चर करने के लिए। तो देखो, जो प्रिपेयर यूटेरस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कैसे? अपनी जो थिकनिंग है, उसकी जो लाइनिंग है यानी जो एंडोमेट्रियम थी उसको थिक करके और उसके अंदर ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज करके, ताकि जो हमारा एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट मिल सके। और ये जो प्रोसेस है वो कौन से हॉर्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेस्टेरोन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द यूटेरस prepares itself by thickening its lining। कौन सी लाइनिंग? एंडोमेट्रियम। एंड इंक्रीजिंग इट्स ब्लड सप्लाई टू नरिश दी टू नरिश दी एम्ब्रियो। किसको नरिश करने के लिए? एम्ब्रियो के लिए, और नरिश करने के लिए। और ये प्रोसेस किसके थ्रू रेगुलेट होता है? दो हॉर्मोन्स हैं फीमेल्स के अंदर, कौन कौन से? प्रोजेस्टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस प्रोसेस इज regulated by hormones like estrogen and progesterone। सी हमसे पार्ट में पूछा गया है, सी के फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। क्या होगा जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होगा? तो जब फीमेल्स के अंदर एग हमारा फर्टिलाइज नहीं होता तो इस कंडीशन में जो हमारी यूटेराइन वॉल थिक हुई होती है वो ब्रेक डाउन होती है और नीचे शेडो आउट होती है, झड़ने लगती है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि उनके अंदर क्या हुआ है? मेंजुरेशन का प्रोसेस हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड द thickened uterine
लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड शेड, और इसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्युरेशन। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? हाउ डज द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, एक्सप्लेन। किस तरीके से जो हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है यूटेरस के अंदर, वो अपनी मदर से नरिशमेंट को लेता है। तो देखो, इसके लिए फीमेल्स के अंदर एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मदर से, किसको? एम्ब्रियो को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। अब ये प्लेसेंटा है क्या? द प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर, इज अ डिस्क shaped structure that connects the embryo, that connects the embryo to the uterine wall and facilitates the exchange of nutrients, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑक्सीजन हो गया, और जितने भी एम्ब्रियो के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द मदर्स ब्लड एंड द एम्ब्रियोज ब्लड। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स एक्स एंड वाई इन द फिगर गिवन बिलो। देखो हमारे पास यहाँ फिगर दे रखी है, इसमें हमें जो एक्स और वाई पार्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो, जो हमारा एक्स रीजन है वो है स्टिग्मा, और जो हमारा वाई रीजन है वो है हमारा इसमें एंथर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए के फर्स्ट पार्ट में जो एक्स है वो है हमारा इसमें स्टिग्मा, और जो वाई है वो है इसमें एंथर। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, नेम द येलोइश कलर्ड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय द पार्ट लेबल्ड एज वाई। तो जो हमारे पास ये वाई है यानी एंथर है, उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? तो जो हमारा येलोइश कलर का प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो उसका आंसर क्या होगा हमारा सेकेंड पार्ट का? वो हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स, यानी जो एंथर से येलोइश कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसके अंदर से क्या प्रोड्यूस होता है? पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड हमारे इसमें पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच दीज आर ट्रांसफर टू द पार्ट लेबल्ड एज एक्स। वो जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो हमारे स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। जब हमारा पॉलन ग्रेन एंथर से किस पे ट्रांसफर होगा? स्टिग्मा पे, यानी ये जो एक्स स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। अब हमसे फोर्थ पार्ट में पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर किस तरीके से सीड की फॉर्मेशन होती है, हमें वो बताना है। तो देखो, सीड की फॉर्मेशन होती कैसे? सबसे पहले जो हमारा एंथर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉलन ग्रेन। वो पॉलन ग्रेन क्या करेगा? दिस वन देखो, ये जो वाई कलर का स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंथर। इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। ये पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे? वो किस पे आएंगे? ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पे। फिर वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते ही जो पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ट्यूब बनाएंगे।
जो स्टाइल से होते हुए कहाँ जाएगा, ओवरी वाले रीजन पे। फिर वो जो मेल गैमेट है यानी जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो उस पॉलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमेट ओव्यूल के अंदर आएगा जिसके अंदर फ्यूजन होगा। फिर फ्यूजन के बाद जो हमारा जायगोट होगा वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, और जो हमारा ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में। और जो हमारी ओवरी है वो मैच्योर होगी, राइपन्स हो जाएगी और किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में चेंज हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हमारे एक सीड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे हम पूरे प्रोसेस को समराइज करेंगे कि पॉलन ग्रेन्स, फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं किसमें, एंथर में। पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है। सेकेंड क्या होगा, अ पॉलन ट्यूब ग्रोज फ्रॉम द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से हमारी क्या ग्रो होगी, पॉलन ट्यूब ग्रो होगी डाउन थ्रू द स्टाइल टू द ओवरी। थर्ड स्टेप क्या होगा कि जो हमारा मेल गैमेट है यानी पॉलन ग्रेन वो ट्रेवल करेगा पॉलन ट्यूब से, कहाँ पे जाएगा, फिर ओव्यूल पे। ट्रेवल डाउन द पॉलन ट्यूब एंड फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एग सेल, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर। और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, हमारा जाइगोट डेवलप होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड, और वो किस में डेवलप हो जाएगा, सीड। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किस तरीके से सीड की फॉर्मेशन होती है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। बी पार्ट में पूछा गया है, बी के फर्स्ट पार्ट में, नेम द टाइप ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे हमारे ये डायग्राम गलत है। देखो, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लेते हैं, ये क्या है, अमीबा। ठीक है। अब हमें बताना है कि इस अमीबा के अंदर कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो जो हमारा अमीबा होता है वो बाय प्रोसेस फिजन, फिजन के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द डायग्राम। डायग्राम में कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो है हमारा इसमें अमीबा। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें दो एडवांटेजेस बताने हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं एज कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक हमारा फास्टर मोड है रिप्रोडक्शन का, इज अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिससे हमारे जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीप्लाई तेजी से करेंगे। अलाउ ऑर्गेनिज्म टू मल्टीप्लाई क्विकली। अब दूसरा बेनिफिट क्या है कि इसमें एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें डबल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर reproduction, which is advantageous for organisms that live in isolation। जो आइसोलेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ये बहुत क्या है, एडवांटेज चीज है। फोर्थ हमसे पूछा गया है नेम एंड एक्सप्लेन एनी वन मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। हमें उसका नाम बताना है, फिर उस मोड को एक्सप्लेन करना है जो हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, हाइड्रा के अंदर। तो जो हमारा हाइड्रा है उसमें कौन सा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बडिंग होती है, बड का फॉर्मेशन होता है, देन वो पेरेंट सेल से अलग होकर के एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बडिंग इज द मोड ऑफ asexual reproduction where a small growth where a small आउटग्रोथ या फिर जिसे हम बड बोलते हैं वो कहाँ फॉर्म होता है, पेरेंट सेल पे, फॉर्म्स ऑन दी पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जैसे ही हमारी बड ग्रो करेगी, दिस बड ग्रोज and develops into a and develops into a new individual which eventually detaches, मतलब उसमें से पेरेंट सेल से वो रिमूव होगा और एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन को करेगा। तो ये होता है हमारा बडिंग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो किसके अंदर देखने को मिलेगा, हाइड्रा के अंदर। Question number 6. Sex of the children is determined by the type of sex chromosome which they inherit from their father. Justify this statement. तो देखो, किसी भी चिल्ड्रन का जो सेक्स है, इट कैन बी मेल और फीमेल, वो किससे डिटरमाइन होता है, सेक्स क्रोमोसोम से, जो उसको अपने फादर से इनहेरिट होता है। हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले जो हमारी ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स मेल और फीमेल दोनों में सेम होते हैं, और जो सिंगल वन पेयर होता है वो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, चिल्ड्रन के सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए। अब जब हमारी फीमेल्स के पास दोनों XX क्रोमोसोम है, तो हर बार कंट्रीब्यूशन में कौन सा क्रोमोसोम जाएगा, X क्रोमोसोम। लेकिन जो हमारा मेल है उसमें XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन के दौरान X क्रोमोसोम अलग जाएगा और Y क्रोमोसोम अलग जाएगा। अगर जो हमारा स्पर्म है वो X क्रोमोसोम है और जो हमारा एग है वो भी X क्रोमोसोम है, तो फ्यूजन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो जाइगोट बनेगा वो होगा XX, जिससे हमारी चाइल्ड क्या होगी, फीमेल। तो देखो, ये पूरी चीज मैं कहना क्या चाहती हूँ वो ये है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं, किसमें, मेल में भी और फीमेल में भी। अब सिंगल वन पेयर ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो हमारा मेल्स में भी अलग होता है और फीमेल्स में भी। मेल में होता है वो XY और जो फीमेल्स हैं उसमें होता है ये क्रोमोसोम XX। अब होगा क्या, मान लो फर्टिलाइजेशन के दौरान
जो मेल है उसमें दोनों क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई भी, और फीमेल्स में दोनों कौन से कंट्रीब्यूट करेंगे एक्स एक्स। अब अगर हमारा एक्स क्रोमोसोम सॉरी मेल का एक्स स्पर्म और फीमेल का एक्स एग आपस में फ्यूज करता है, तो हमारा क्या किसकी फॉर्मेशन होती है, फीमेल की। वहीं अगर मेल का वाई स्पर्म और फीमेल का एक्स एग आपस में फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो चिल्ड्रन है वो क्या होगा, एक्स वाई यानी मेल होगा। तो इससे ये प्रूव होता है कि फादर के एक्स और वाई क्रोमोसोम के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही किसी भी चिल्ड्रन के सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि फीमेल में तो दोनों सेम ही है एक्स एक्स, हर बार वो कंट्रीब्यूशन में एक्स एक्स क्रोमोसोम जाएगा, लेकिन मेल में हमारा एक्स क्रोमोसोम अलग है, वाई क्रोमोसोम अलग है, तो हर बार जो कंट्रीब्यूशन है उसमें एक्स अलग जाएगा, वाई अलग। अगर एक्स और एक्स यानी मेल का एक्स और फीमेल का एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्यूज कर रहा है, तो हमारी फीमेल होगी। और अगर मेल का वाई और फीमेल का एक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या होगा, मेल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के ए पार्ट में हमसे ए के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है उसका एक एग्जांपल देना है, वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है और उसका भी एग्जांपल देना है, एंड वन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट जिसके अंदर नहीं होता, और व्हाई डज रीजनरेशन नॉट अकर इन द लेटर, और हमें ये भी बताना है कि क्यों हमारा जो रीजनरेशन है वो लेटर तक यानी लंबे टाइम तक नहीं होता। तो देखो सबसे पहले रीजनरेशन है क्या, रीजनरेशन हमारा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ये वो पार्ट है या फिर ये वो प्रोसेस है जिसमें हमारे डैमेज या मिसिंग पार्ट्स की रीग्रोथ होती है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रीजनरेशन इज द प्रोसेस, रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीग्रोथ एंड डैमेज्ड और मिसिंग पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब पूछा गया है वो जो हमारे रीजनरेशन को शो करता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जाम्पल, जो रीजनरेशन को शो करता है वो है हमारा इसमें प्लेनेरिया, और उसका एग्जाम्पल जो हमारा रीजनरेशन डोंट शो, जो रीजनरेशन को शो नहीं करता वो क्या है, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है ह्यूमन बींग्स की उंगली में कट लग रहा है तो वहां से एक न्यू उंगली का जनरेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये प्लेनेरिया सिंपलर ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखो, अब पूछा गया है कि ये जो रीजनरेशन है वो ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमंस के अंदर क्यों नहीं होता। ठीक है, तो हमारा रीजनरेशन है वो ह्यूमंस के अंदर इस वजह से नहीं होता क्योंकि ह्यूमंस की बॉडी हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, वो डिपेंड होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स के ऊपर, टिश्यूज के ऊपर, जो डिफरेंशिएट करते हैं हर एक डिफरेंट टाइप की सेल से। और जो ह्यूमन की बॉडी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन होता है उनके अंदर सेल्स का, जो डिफिकल्ट बना देती है किसी भी लार्ज स्केल के रीजनरेशन के लिए। अब इसी में सेकेंड पार्ट में पूछा गया है वाटर इन अ पॉन्ड अपीयर्स डार्क ग्रीन एंड कंटेन्स फिलामेंट स्ट्रक्चर, नेम दिस स्ट्रक्चर्स एंड द मेथड बाय विच दे रिप्रोड्यूस, एक्सप्लेन द प्रोसेस। तो जो हमारा पॉन्ड का पानी होता है वो हमें किस कलर का देखने को मिलता है, डार्क ग्रीन कलर का, उसमें छोटे छोटे फिलामेंट्स के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हमें उन स्ट्रक्चर का नाम बताना है। तो देखो वो स्ट्रक्चर जो हमारे पॉन्ड के वाटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमारे एल्गी के स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशली वो कौन सी एल्गी होती है, वो होती है हमारी उसमें स्पाइरोगाइरा। अब उसमें किस तरीके से हमारा वो होता है रिप्रोडक्शन, तो वो कौन से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस का यूज करती हैं, फ्रेगमेंटेशन का। अब हम क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो देखो जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है।
जहां पे हमारा ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स में। वेयर एन ऑर्गेनिज्म breaks into two or more fragments। उसके बाद हर एक फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट then develops into a then develops into a new independent इंडिविजुअल। ठीक है, और वही हमारा क्या होगा, नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो यही प्रोसेस हमारा किसके अंदर भी देखने को मिलता है, स्पाइरोगाइरा के अंदर। सेवेंथ क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा गया है, बी का फर्स्ट पार्ट, नेम दी पार्ट परफॉर्मिंग फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें ये बताना है कि कौन सा जो पार्ट है वो कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। ए में हमसे पूछा गया है कैरीज स्पर्म, स्पर्म को कौन कैरी करता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वास्ट डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को कैरी करता है। प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन कहाँ होती है, टेस्टिस में। किसकी सिक्रेशन से हम स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को और इजियर बना सकते हैं, तो उसके लिए बॉडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, एक है हमारे पास इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड और दूसरी है इसमें सेमाइनल वेसिकल्स। फोर्थ है प्रोवाइड सुटेबल टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए सुटेबल टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है, वो है स्क्रोटम, जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्म, स्पर्म की दो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारे स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी उनमें मूवमेंट देखने को मिलती है, जिस एंड हैव अ टेल एंड हैव अ टेल फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए क्या देखने को होगा, टेल होगा। सेकेंड है हमारे पास ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, दे आर हैप्लॉइड सेल्स कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। थर्ड पार्ट में पूछा गया है व्हाट आर द सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स गिव द साइड इफेक्ट कॉज्ड बाय दिस प्रोसीजर। तो देखो, सो जो हमारा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके लिए एक सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता है, उसका नाम बताना है, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट को बताना है। तो जो सर्जिकल मेथड है वो क्या है हमारा, वेसेक्टोमी, जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, सील किया जाता है, ताकि हमारा जो स्पर्म है वो ड्यूरिंग इजैकुलेशन रिलीज ना हो सके। अब सर्जिकल मेथड है तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो उसका क्या भी होगा, साइड इफेक्ट भी होगा। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट उसका यही है कि इस प्रोसीजर से हमें पेन भी देखने को मिलेगा, कैन बी पेन, पेन भी हो सकता है, एंड स्वेलिंग भी हो सकती है सर्जिकल साइट में, स्वेलिंग एट दी सर्जिकल साइट। तो ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सर्जिकल वाला और उसका साइड इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट में पूछा गया है नेम द पार्ट्स मार्क्ड एज ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम। हमारे पास यहाँ डायग्राम गिवन है जिसमें ए और बी के बारे में बताना है। तो देखो, ए है हमारा स्टिग्मा वाला पार्ट और बी है हमारा इसमें एंथर वाला पार्ट। ठीक है,
अब राइट इन डिटेल द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर व्हेन प्रोडक्ट ऑफ बी रीचेस ए टिल अ फ्रूट इज फॉर्म। देखो हमें ये बताना है कि क्या चेंजेस हमें फ्लावर के अंदर देखने को मिलेंगे जब हमारा ए का प्रोडक्ट यानी स्टिग्मा से होते हुए जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो कहाँ तक जाएगा, फ्रूट्स के फॉर्मेशन तक जाएगा। तो सबसे पहले देखो प्रोसेस कौन सा होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होने के बाद जो हमारा एग था, फर्टिलाइज्ड एग यानी जाइगोट है, वो किस में चेंज हो जाएगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, वो एक एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। वही जो हमारा ओव्यूल है वो सीड में चेंज हो जाएगा, डेवलप्स इनटू अ सीड। और जो हमारा ओवरी है वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी, ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। और जो हमारे फ्लावर्स के पेटल्स और सेपल्स स्टेमन वगैरह होंगे वो फॉल ऑफ हो जाएंगे यानी उस फ्लावर से गिर जाएंगे। द पेटल्स sepals and stamens of the flower usually wither and fall off। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो हमें तब देखने को मिलेंगे जब हमारा पॉलिनेशन का प्रोसेस फ्लावर के अंदर हो जाएगा। बी पार्ट में पूछा गया है इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेट दैट द चेंजेस दैट टेक प्लेस वंस फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस, राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन दिस प्रोसेस, व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो देखो हमसे ये पूछा गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चेंजेस होंगे जब फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो देखो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है या जाइगोट है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा और डिवाइड करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो की। फिर वो जो हमारा एम्ब्रियो है वो कहाँ पे इम्प्लांट होगा, यूटेरस की थिक लाइनिंग पे, जिसके थ्रू हमारे जो एम्ब्रियो है उसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स जो होंगी वो थिकिंग लेयर में प्रेजेंट होंगी, जिससे एम्ब्रियो को क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले इसका आंसर ये होगा कि द फर्टिलाइज्ड एग, द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट divides rapidly and form एन एम्ब्रियो, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। देन ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा कहाँ पे, थिक लाइनिंग ऑफ द यूटेरस पे। द एम्ब्रियो गेट्स implanted in the thick lining of the uterus which is rich in blood vessels टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। तो देखो अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, वो राइट द रोल ऑफ प्लेसेंटा इन दिस प्रोसेस। प्लेसेंटा के वर्क को भी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। वो क्या होता है, एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे जो हमारा मदर है, मदर से एम्ब्रियो तक ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो सके। साथ ही साथ जो एम्ब्रियो से वेस्ट है वो भी मदर की बॉडी में आ सके। थर्ड इसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उस कंडीशन में जो यूटेरस के अंदर थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग होती है ब्लड की, वो क्या होती है, वो वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस के तरह बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाती है। और ये जो साइकिल है एक फीमेल के अंदर हर मंथ में होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो ये सारे जो थे एक एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसने क्वेश्चंस पूछे हैं। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज के हैं, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि किस तरीके से वो एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशिएट बिटवीन अ जाइगोट एंड अ गैमेट। हमें यहाँ पे एक गैमेट और जाइगोट के बीच में डिफरेंस बताना है, उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस बताना है, कौन से रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले जो गैमेट और जाइगोट के बीच में डिफरेंस है वो क्या है? अगर हम बात करें गैमेट और जाइगोट के बीच में डिफरेंस की, तो जो हमारा गैमेट है वो कैसा सेल है? एक हैप्लॉइड सेल है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? हाफ। और वहीं जो हमारा जाइगोट है वो कौन सी सेल है? एक डिप्लॉइड सेल है। यानी अगर हैप्लॉइड सेल n है तो डिप्लॉइड सेल क्या हो जाएगी? 2n हो जाएगी। अब ये जो होते हैं गैमेट्स वो किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? मियोसिस के थ्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म्ड थ्रू मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या है? तो सेल डिवीजन के दो फेज होती हैं, माइटोसिस और मियोसिस, जिसमें मियोसिस के थ्रू हमारे जाइगोट की वो सॉरी गैमेट की फॉर्मेशन होती है। वहीं जो हमारा जाइगोट होता है वो कब फॉर्म होता है? फॉर्म्ड थ्रू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। अब जो हमारा गैमेट है उसमें क्या क्या एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं? एक है हमारा इसमें स्पर्म, और दूसरा है हमारा इसमें एग सेल्स। वहीं जो हमारा जायगोट होता है वो एक फर्स्ट सेल होती है, सबसे पहली सेल होती है किसी भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म की। अब जो हमारा गैमेट है वो एक रिप्रोडक्टिव सेल से जो फ्यूज करेगा अनदर गैमेट से फर्टिलाइजेशन के दौरान, लेकिन वही जो हमारा जायगोट है वो डेवलप होगा और किसमें चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में। कैसे? सेल के डिविजन्स को करते हुए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अ गैमेट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल that fuses with another gametes during fertilization। वहीं अगर बात की जाए जायगोट की, तो ये क्या करेगा? डेवलप होगा किसमें? एम्ब्रियो में। इट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो थ्रू सेल डिवीजन। तो ये बेसिक से डिफरेंस है किस किस के बीच में? गैमेट और जायगोट के बीच में। अब हमसे पूछा गया है स्टेट देयर सिग्निफिकेंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमसे इसका सिग्निफिकेंस पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो हमारे गैमेट्स हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स आर सिग्निफिकेंट। ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कैरी करते हैं हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन हर एक पेरेंट से, यानी फीमेल पेरेंट से भी और मेल पेरेंट से भी, जिससे जो हमारी फॉर्मेशन होगी वो बेबी की या जाइगोट की, तो उसमें हाफ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेल के आएंगे और हाफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के आएंगे। सिग्निफिकेंट फॉर कैरिंग half the genetic information from each parent। वहीं अगर जाइगोट की बात की जाए, तो जाइगोट का भी एक अलग ही सिग्निफिकेंट है, वो ये है कि इसके अंदर सारे फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि हाफ उसको मेल पेरेंट से आए हाफ फीमेल से आए। तो जाइगोट के पास तो फुल सेट हो गया क्रोमोसोम का, जिसकी वजह से एक न्यू ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। Zygote is significant as it contains a full set of chromosomes and is the
foundational cell from which a new organism develops. क्वेश्चन नंबर 10 में ए पार्ट में पूछा गया है डिफाइन फर्टिलाइजेशन। हमें क्या बताना है? फर्टिलाइजेशन के बारे में बताना है। तो देखो, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में आके क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ fusion of male gamete and female gamete to form a zygote। किसकी फॉर्मेशन के लिए? जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए। अब देखो, मेल गैमेट कौन सा है? मेल गैमेट है हमारा इसमें स्पर्म, और फीमेल गैमेट है हमारा इसमें एग। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट हैपेंस टू जाइगोट, ओव्यूल, ओवरी एंड स्टेमन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जाइगोट, ओव्यूल और ओवरी और स्टेमन में क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो जो हमारा जाइगोट है वो किस में चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में, जो हमारा क्या है? एक फ्यूचर प्लांट है। वहीं अगर बात की जाए ओव्यूल की, तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है किसमें? सीड में। और जो हमारी ओवरी है वो चेंज होके डेवलप हो जाती है फ्रूट में। और जो हमारा स्टेमन वाला रीजन है वो क्या होगा? वो फॉल ऑफ हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्लावरिंग प्लांट से क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 गिव रीजंस वाले क्वेश्चन है, जिसमें ए पार्ट में पूछा गया है द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम बताना है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जर्म सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा ऑर्गन है? वो है हमारा इसमें टेस्टिस। तो यहाँ पे लिखेंगे ए में टेस्टिस क्या है? हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का, जिसके अंदर हमारी जर्म सेल की फॉर्मेशन होती है। विच आर द मेल रिप्रोडक्टिव organs responsible for germ cell formation। वो कौन सी है? वो है हमारी स्पर्म। are located in the are located in the scrotum outside the abdominal cavity, outside the abdominal cavity। अब क्यों? this is because this is because sperm formation requires a temperature lower than the normal body temperature। यानी स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से क्या होती है?
कम होती है। सेकंड हमसे इसमें पूछा गया है द रोल्स ऑफ द ग्लैंड्स प्रेजेंट अलोंग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। जो हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वास्ट डिफरेंस के पाथ के साथ, उनका क्या रोल है, क्यों वो जरूरी है। तो जो हमारी ग्लैंड्स होती है जैसे सेमाइनल वेसिकल हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ये अपने अंदर से फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है और उसका ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो the glands such as the seminal vesicle, such as the seminal vesicles and the prostate gland secrete fluids, secrete fluids that are significant for the sperm। जो क्या है, significant है किसके लिए, sperm के लिए। and this fluids provides, this fluids provides nutrition to the sperm and also make their transport easier। अब ये जो फ्लूइड है, द फ्लूइड एंड द स्पर्म टुगेदर फॉर्म द सीमन। जो हमारा फ्लूइड है और स्पर्म है, वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन की फॉर्मेशन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बताना है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखो, सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, मानो ये हमारे पास फ्लावर है, इस फ्लावर में ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है हमारा इसमें एंथर वाला पार्ट। ठीक है, अब होगा क्या, सेल्फ पॉलिनेशन के कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में जो यहाँ हमारे एंथर प्रेजेंट है, वो सेम प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो सेम प्लांट के स्टिग्मा पे लाई करता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के कंडीशन में अगर हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो उस प्लांट के स्टिग्मा पे लाई ना करके किसी अनदर प्लांट के स्टिग्मा पर लाई करता है, तो वो किसका एग्जाम्पल, वो कौन सा पॉलिनेशन होता है, वो होगा हमारा उस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन। अब बोला गया है विच वन ऑफ दी टू इज बेटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए कौन सा हमारा जो मेथड है या कौन सा पॉलिनेशन है वो बेटर है। तो देखो, हमारे पास दो टाइप के पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस। तो दोनों पॉलिनेशन में जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन है वो बेटर है किसके लिए, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। रीजन ये क्या है कि इससे हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर फॉर दी is better for the survival of a species because because it leads to greater genetic diversity
और इसमें जो हमारा फ्यूजन होता है गैमेट्स का वो दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होता है। जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर फिर जेनेटिक ट्रेट्स अलग होंगे और इस जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो हमारी स्पीसीज है वो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करती है। जैसे वो डिजीज से रेजिस्टेंस होते हैं ओवर टाइम, मतलब ज्यादा टाइम तक हमारी इसमें इवोल्यूशन देखने को मिलती है। तो ये सारे रीजन है, इस वजह से हमारा जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो क्या है, बेटर है एज कंपैरिजन टू सेल्फ पॉलिनेशन। क्वेश्चन नंबर 13 के ए पार्ट में पूछा गया है, ए पार्ट में डिफाइन प्यूबर्टी, लिस्ट एनी टू चेंजेस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। पहले हमें प्यूबर्टी के बारे में बताना है। तो देखो प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी हमारा वो पीरियड है जिसमें हमारी जो ऑर्गेनिज्म है, मेल हो या फीमेल, वो कहाँ जाते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, जिसमें वो कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एन adolescent reaches sexual maturity and become capable of रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हमें दो चेंजेस बताने हैं जो बॉयज के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले उनकी हाइट में इंक्रीज, तो फर्स्ट हो जाएगा इंक्रीज इन हाइट एंड मसल मास। और सेकंड चेंजेस क्या है, वो है ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाई आर टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। ह्यूमन मेल्स के अंदर जो हमारी टेस्टिस देख होती हैं, जो टेस्टिस हैं वो बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होती है, क्यों लोकेटेड आउटसाइड होती है। इसका रीजन ये है कि जो हमारी टेस्टिस हैं वो आउटसाइड इस वजह से होते हैं एब्डोमिनल कैविटी के, क्योंकि टेस्टिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। अब जो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, अब जो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होता है उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पर्म प्रोडक्शन रिक्वायर्स द टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है लिस्ट एनी थ्री टेक्निक्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमंस व्हिच वन ऑफ दीस इज नॉट मेंट फॉर मेल्स। अब इनमें से कौन सी ऐसी है जो मेल्स के लिए नहीं है। तो देखो जो थ्री कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, एक हो गया उसमें मानो कॉन्डम, दूसरा है हमारा इसमें डायफ्राम, और थर्ड है हमारा इसमें इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इसमें से जो मेल्स के अंदर नहीं होती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो कौन से हैं, दिस वन डायफ्राम एंड इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, नॉट मीन्ट फॉर मेल्स। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है नेम द पार्ट परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें यहाँ पे उन पार्ट्स का नाम बताना है। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एग,
एग की प्रोडक्शन कहाँ होती है फीमेल बॉडी पार्ट में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो है हमारी इसमें ओवरी। सेकंड है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब। थर्ड है साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटेरस पर। और फोर्थ है एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री के लिए कौन सा पार्ट है? वेजाइना। बी है व्हाट चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द यूटेरस, यूटेरस में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? फर्स्ट है हमारे पास इसमें सब्सिक्वेंट टू इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट्स, जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए। तो जो हमारा जब जाइगोट की इम्प्लांटेशन होती है उस कंडीशन में यूटेराइन वॉल क्या हो जाती है? थिक हो जाती है, थिकन्स एंड बिकम्स रिच विथ blood vessels and glands to to provide nourishment for the developing embryo। डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी यूटेराइन वॉल है वो क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, और उसमें डिफरेंट टाइप्स की हमारी ब्लड वेसल्स भी क्या हो जाएंगी? ब्लड से रिच हो जाएंगी। सेकेंड दे रखा है इफ एन एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उस कंडीशन में कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है? मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट में बोला गया है नेम द मेथड बाय विच अमीबा एंड लेशमीनिया रिप्रोड्यूस, राइट अ मेजर डिफरेंस इन द वे दे डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। सबसे पहले हमें इसमें ये बताना है कि कौन कौन से मेथड है जो अमीबा और लेशमीनिया में देखने को मिलेंगे। तो जो अमीबा होगा वो फिजन शो करता है, लेकिन इसमें कौन सा फिजन होता है? वो है हमारा बाइनरी फिजन। ठीक है। अब जो हमारा इसमें लेशमीनिया है, लेशमीनिया में भी हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। पर दोनों के कंडीशन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो हमारा अमीबा है, अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो किसी भी प्लेन से हो सकता है, अकर इन एनी प्लेन, यानी इसके लिए कोई वर्टिकल प्लेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो रेशमीनिया है वो अकर होगा एक फिक्स्ड प्लेन्स में, अकर ओनली इन अकर ओनली इन अ फिक्स्ड प्लेन, एक फिक्स्ड प्लेन में होगा। ठीक है, क्यों? इसका रीजन ये है कि उसके अंदर एक विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं, और वो सेल के एक ही एंड पर प्रेजेंट होगा। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ विप लाइक स्ट्रक्चर्स called a flagellum at one end of the cell। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है। तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक रिप्रोडक्शन का ही टाइप है जिसमें हमारे एक सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें हमारा गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ is a type of reproduction that involves a single parent and does not involve
एंड डज नॉट इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी इसमें गैमेट की फ्यूजन भी नहीं होती है। अब हमें यहाँ पे हाइड्रा के अंदर जो बडिंग का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, बडिंग का प्रोसेस हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हाइड्रा में जो बडिंग होती है वो किस तरीके से होती है कि मानो ये हो गया हमारा हाइड्रा, इस हाइड्रा में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होने लगेगी, बड की प्रोडक्शन होगी। देन ये जो बड है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, जिससे पेरेंट सेल अलग होगा हमारा, और जो हमारा इसमें इंडिविजुअल है वो अलग हो जाएगा। अब इसमें सी पार्ट में हमसे पूछा गया है, गिव टू मेथड्स यूज टू ग्रो रोज एंड जैस्मिन प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वो दो मेथड कौन से हैं, पहला है हमारा इसमें लेयरिंग, और दूसरा है हमारा इसमें ग्राफ्टिंग। यानी लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के मेथड के थ्रू हम रोज और जैस्मिन की प्रोडक्शन को कर सकते हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द पार्ट्स। हमें इसमें फंक्शन बताना है। सबसे पहला है पेटल्स। तो पेटल का क्या फंक्शन है, बी के ए का फर्स्ट पार्ट वो क्या है, पेटल्स। पेटल्स क्या है, पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स और बर्ड्स को, क्योंकि वो कैसे होते हैं, कलरफुल। पेटल्स अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, जो पॉलन ग्रेन को एक पार्ट से यानी एंथर से कहाँ तक लेकर जाएंगे, स्टिग्मा तक, लाइक इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स with their bright colors and fragrance। सेकंड है हमारे पास इसमें एंथर। एंथर क्या है, एंथर हमारा स्टेमन का एक पार्ट है, इज द पार्ट ऑफ स्टेमन, जिसके अंदर किसकी प्रोडक्शन होती है, पॉलन ग्रेन की प्रोडक्शन होती है। दैट प्रोड्यूसेस एंड कंटेन्स pollen। थर्ड है हमारे पास इसमें स्टाइल। तो स्टाइल क्या है, स्टाइल कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से, कनेक्ट्स स्टिग्मा टू द ओवरी, और साथ ही साथ ये पाथ प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को, या सॉरी पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए। प्रोवाइड्स अ पाथ फॉर द पॉलन ट्यूब टू ग्रो। फोर्थ है ओवरी ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओवरी के बारे में बताना है। तो देखो, ओवरी का फंक्शन क्या होगा, इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, जो डेवलप हो जाता है किसमें, सीड में फर्टिलाइजेशन के बाद, विच डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो हमारी ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। इट ऑल्सो डेवलप्स इनटू फ्रूट। बी पार्ट में पूछा गया है, गिव वन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, और चेंजेस बताने हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर में देखने को मिलेंगे। तो देखो, चेंजेस तो हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल्स लेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर का और बाइसेक्सुअल फ्लावर का। तो जो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे हो गया हमारा एक पपाया, वाटरमेलन,
कुकुम्बर, ये सारे क्या हैं हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। सेकंड हमसे पूछा गया था बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल। तो जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं वो कौन से हैं? रोज हो गया, हिबिस्कस, लिली और मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 के ए पार्ट में पूछा गया है। ए के फर्स्ट पार्ट में नेम 3 टेक्निक्स और डिवाइसेस यूज्ड बाय ह्यूमन फीमेल्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी, मेंशन द साइड इफेक्ट्स कॉज्ड बाय ईच। तो देखो, हमें 3 टेक्निक्स बतानी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं फीमेल के अंदर। तो फर्स्ट है हमारी इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी जो पिल्स होती हैं। अब इससे क्या होता है, इससे ओव्यूलेशन को प्रिवेंट किया जाता है, यानी ओव्यूलेशन को रोका जाता है, जिससे अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? साइड इफेक्ट्स हो गए हमारे जैसे नोजिया, हेडेक होना, सर दर्द होना, मूड चेंजेस होना और साथ ही साथ वेट गेन होना। ये सारी क्या हैं? ये हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साइड इफेक्ट्स। इसी में सेकंड हमारे पास मेथड है आईयूडी, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसमें हम एक टी शेप की जो डिवाइस है उसको इंसर्ट करते हैं यूटेरस में। इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं? फर्स्ट है इसमें क्रैम्पिंग होना, लॉन्गर पीरियड्स चलना और साथ ही साथ कैसे भी होंगे वो हैवियर होंगे। और रिस्क ज्यादा हो जाता है इसमें इन्फ्लामेटरी डिजीज का। कैसी इन्फ्लामेटरी? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। थर्ड है हमारा इसमें डायफ्राम, या फिर इसको हम सर्वाइकल कैप्स। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा एक बैरियर मेथड है जो स्पर्म को प्रिवेंट करता है यूटेरस में एंटर होने से। अब इसमें जो इसके साइड इफेक्ट्स है वो क्या है? इसका साइड इफेक्ट है हमारा इरिटेशन, इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शंस। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ इन अ ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या होगा अगर हमारा ह्यूमन फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा? तो देखो, सिंपल सी चीज है, फर्टिलाइजेशन के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? जाइगोट की। वो जाइगोट क्या होगा, वो ट्रेवल करेगा फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस पे। तो देखो यहाँ पे पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। क्या बोला गया है, क्या होगा ह्यूमन फीमेल के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होगा? तो देखो, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब पे। ये पर्पल कलर की डॉट से मानो फर्टिलाइजेशन हुआ। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हुई? वो है हमारी यहाँ पे जाइगोट की। जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, देन जाइगोट क्या करेगा, इस फैलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ पर आएगा? यूटेरस वाले रीजन पे आएगा। अब यूटेरस वाले रीजन पे आते ही वो यूटेरस में क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद ये जो हमारा जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करके एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है जब फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है प्लांट्स के, उसके सॉरी प्लांट्स कह रही हूँ, फीमेल्स के अंदर।
अब क्या होगा, इसी में सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है एन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर हमारा एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो अगर हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में ये जो हमारी यूटेरस की लाइन क्या होती रखी होती है, थिक हो रखी होती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है हर मंथ कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये मेंस्ट्रुएशन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे येलो कलर से ये दिखाया गया है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो हमारा एग है वो कहाँ पर आता है, यूटेरस रीजन पे आता है। तो ये जो हमारी थिकिंग वॉल है वो क्या होती है, यानी जो थिकिंग होती है, थिकनेस प्रेजेंट होती है यूटेरस पे, वो एज अ ब्लड और म्यूकस क्या हो जाती है, बॉडी से बाहर सिक्रेट हो जाती है। यानी ब्लीडिंग के थ्रू जो ये हमारी एंडोमेट्रियम है वो ब्रोक डाउन होगी और बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगी। बी पार्ट में पूछा गया है ड्रॉ अ डायग्राम showing spore formation is rhizopus and label the reproductive and non-reproductive. Why does rhizopus not multiply on a dry slice of a bread? तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है, एक राइजोपस के डायग्राम को बनाना है। तो जो हमारा राइजोपस है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, दिस वन। अब इस राइजोपस में रिप्रोडक्टिव पार्ट और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। तो ये जो हमारा दिस वन होगा स्पोरेंजियम जिसे हम बोलते हैं, ए, यानी ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, और जो हमारा नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, अब पूछा गया है कि जो हमारा राइजोपस है वो ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड पे क्यों मल्टीप्लाई नहीं करता। तो देखो राइजोपस को जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मॉइस्चर की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राइजोपस नीड्स मॉइस्चर टू जर्मिनेट एंड ग्रो ऑन अ ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। There is not enough water. There is not enough water for the spores to absorb and begin the process of multiplication. और मॉइस्चर के ही थ्रू क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन होगी और वहां पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। सेकंड पूछा गया है नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन हाइड्रा। तो वो प्रोसेस क्या है, वो है बडिंग, जिसको हम मल्टीपल टाइम्स बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम उसका नाम लिखेंगे। Question number 16. A zygote is formed by the fusion of male gamete and a female gamete. The number of chromosome in the zygote of a human is. तो देखो जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वो किसकी वजह से होती है, जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करता है। तो जो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे टोटल 23 पेयर्स में। नंबर में पूछा गया है, सॉरी, तो नंबर में होंगे हमारे पास इसमें 46, और अगर पेयर की बात की जाती है तो कितने होते हैं, 23 पेयर। अब देखो 23 पेयर क्यों, सॉरी 46 नंबर में कैसे, कि जो हमारे 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेल से आएंगे और 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम किससे आएंगे, फीमेल से।
Question number 17. Explain the events that take place once a sperm reaches the oviduct till it becomes a fetus. Write the role of placenta in pregnancy. तो सबसे पहले हमें वो इवेंट बताना है जो होता है जब हमारा स्पर्म कहाँ रीच होता है ओविडक्ट में और किस में चेंज हो जाता है फीटस में। तो वो इवेंट क्या है? वो है हमारा इसमें फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वहां पे हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे सेल डिवीजन होता है, यानी जो जायगोट है उसकी सेल डिवाइड होगी यूटेरस के और सेल डिवाइड होगी और सेल डिवाइड होकर के वो जो हमारा जायगोट है वो ओविडक्ट से होते हुए कहाँ आएगा? यूटेरस पे। और यूटेरस पे आते ही उसकी क्या हो जाएगी? इम्प्लांटेशन, यानी वो यूटेरस पे इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद वहां पे होगी हमारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। ठीक है। अब जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी तो देखो टोटल कितने प्रोसेस हो गए हमारे यहाँ पे? 4 इवेंट हुए। पहला फर्टिलाइजेशन, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन हुआ। उसके बाद वो जाइगोट जो बना उसमें डिवीजन होगा, वो ओविडक्ट से होते हुए यूटेरस पे आएगा जिसमें उसका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। अब जो हमारा एम्ब्रियो है वो फीटल स्टेज में आएगा, फिर फीटल स्टेज में उसकी डेवलपमेंट होगी और आफ्टर 9 मंथ यानी गेस्टेशन पीरियड फिनिश होने के बाद वो क्या हो जाएगा? फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। प्लेसेंटा का काम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरीके से एम्ब्रियो की नरिशमेंट में हेल्प करता है। Question number 18. Some unicellular organisms such as Plasmodium and Leishmania differ in the manner in which they reproduce. Name and explain the reproductive process taking place in them. तो देखो जो हमारा प्लाज्मोडियम है उसके अंदर हमारा कौन सा रिप्रोडक्टिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? वो है हमारा मल्टीपल फिजन, जिसमें वो स्पोर की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन वहीं अगर बात की जाए लेशमीनिया की, तो लेशमीनिया के केस में जो हमारा रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फिजन तो होता है लेकिन बाइनरी फिजन होता है पर्टिकुलर एक प्लेन पे। इसका रीजन ये है कि जो हमारा लेशमीनिया है बाइनरी फिजन, जो हमारा लेशमीनिया है उसके वन एंड पे फ्लैजिलम एक विप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो मेजर से डिफरेंस क्या है? मल्टीपल फिजन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म हमारा बनेगा मल्टीपल फिजन के बाद उसमें एक सिंगल सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके बहुत सारी डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा और हर एक डॉटर न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन से घिरे होंगे और यही साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन आगे रप्चर होगा, टूटेगा और जो उसमें से सेल्स बनेंगी वो डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म होंगे। और अगर लेशमीनिया की बात की जाए तो लेशमीनिया के केस में बाइनरी फिजन होता है, क्योंकि जो लेशमीनिया है देखो जो हमारा लेशमीनिया है वो कुछ इस तरीके से होता है बाइनरी फिजन में, क्योंकि इसमें जो विप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम एक पर्टिकुलर प्लेन से क्या करते हैं? ग्रो मतलब पर्टिकुलर प्लेन से फिजन देखने को उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19. नेम एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हमें दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताना है कि वो कौन कौन सी हैं। देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो सेक्सुअली इंटरकोर्स के दौरान होती हैं तो वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है हमारे पास इसमें एड्स और दूसरी है इसमें गोनोरिया। बी पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। वाई? तो देखो जो प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है वो बंद है। क्यों? क्यों मना किया गया है प्रीनेटल? बिकॉज इट कैन लीड टू फीमेल फीटोसाइड, क्योंकि इससे कौन सा केस देखने को मिलता है? फीमेल फीटिसाइड का केस देखने को मिलता है। बिकॉज इट कैन लीड टू
फीमेल फीटिसाइड्स, ठीक है। ठीक। और थर्ड पार्ट में हमसे इसमें पूछा गया है नेम एनी 3 मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिंग स्टेटिंग वन साइड इफेक्ट ऑफ ईच। तो देखो ऑलरेडी हम 3 मेथड्स पढ़ चुके हैं, वो कौन कौन से थे। एक था कॉन्डम्स जिसका साइड इफेक्ट क्या था, एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस। दूसरा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जिसमें काफी तरीके के हमें साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, मूड स्विंग्स हो गए, वेट गेन हो गया। और लास्ट हमने देखा था इसमें आईयूडीज यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें लॉन्गर मेंजुरेशन पीरियड चलता है, यानी लंबे टाइम तक मेंजुरेशन साइकिल फीमेल बॉडी के अंदर होगी, और साथ ही साथ क्या भी उठेंगे, क्रैम्प्स भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपेंस व्हेन, देखो हमें यहाँ पे बताना है व्हाट हैपेंस क्या होगा जब, फर्स्ट में हमसे पूछा गया है लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। जब ब्रायोफाइलम की जो लीव्स है वो कहाँ गिर जाएंगी, सॉइल पे गिर जाएंगी। तो देखो ब्रायोफाइलम जो है उसके अंदर जो हमारा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है, लीव्स के थ्रू, ठीक है। अब जब हमारी जो ब्रायोफाइलम की लीव्स है वो सॉइल पे गिरेंगी तो उससे हमारा न्यू प्लांट की ग्रोथ होगी, और ये जो ब्रायोफाइलम के अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा टाइप होता है, वो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें न्यू प्लांट्स तो फॉर्म होगा लेकिन उसकी बड के थ्रू जो भी लीव्स की नोचेस यानी किनारों में प्रेजेंट होंगे। सेकंड है प्लेनेरिया इज कट इनटू मैनी पीसेस, जो हमारा प्लेनेरिया है वो डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में कट होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये है हमारा इसमें रीजनरेशन का, जिसमें प्लेनेरिया को कट करते ही जो उसका मिसिंग पार्ट होता है वो रीजनरेट करता है और न्यू प्लेनेरिया की फॉर्मेशन होती है। स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ऑन मैच्योरेशन लिबरेट स्पोर्स, तो जो स्पोरेंजिया है वो क्या करता है, स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है, और ये किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है और यही स्पोर जर्मिनेट करके एक नए राइजोपस की फॉर्मेशन को बताता है। मेंशन द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ईच ऑफ द अबव 3 केसेस, हमने इनके सारे मोड बता दिए। अब बताना है राइट द चेंजेस दैट अकर इन अ फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस। तो ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है, गिव रीजन, हमें रीजन देना है। प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली असेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट, फीटल डेवलपमेंट के लिए जो हमारा प्लेसेंटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि जो हमारा प्लेसेंटा है वो नरिश करता है किसको, एम्ब्रियो को। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन इसको एक्सप्लेन ऑलरेडी हम कई क्वेश्चन में कर चुके हैं। बस हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्यों प्लेसेंटा किसी भी फीटल के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो जो प्लेसेंटा है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एम्ब्रियो को मदर से जोड़ के रखता है। एम्ब्रियो को मदर से ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, एसेंशियल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल के भी रिमूवल में हेल्प करता है। सेकंड है हमारा इसमें यूटेराइन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जो हमारे यूटेराइन की वॉल्स हैं वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद। इसका रीजन क्या है कि जो हमारे यूटेराइन की लाइनिंग है वो थिक होती है, स्पॉन्जी होती है, ताकि जो एम्ब्रियो वहां पे डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड मिल सके, नरिशमेंट मिल सके। साथ ही साथ ये जो स्पॉन्जी लाइनिंग होती है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जो असेंशियल होती है किसी भी एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, मेंशन द चेंजेस दैट अकर इन द फ्लावर फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो पेटल्स है वो क्या हो जाती हैं, वो पौधों से गिर जाती हैं। जायगोट हमारा किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। ओवरी हमारी चेंज हो जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल हमारा किस में चेंज हो जाता है, सीड में। तो ये जो क्वेश्चंस है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें बोला गया है नेम द पार्ट और ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें पार्ट बताना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फर्स्ट है वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। वो कौन सा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, ताकि क्या कर सके, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। और वो डिवाइसेस कौन से दे रखे हैं इसमें, कॉपर टी और लूप। तो देखो, जो हमारे इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, ये कैसे डिवाइस है, आईयूडीज है, यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। तो इसको कहाँ इंसर्ट किया जाएगा, यूटेरस पे। सेकेंड है विच इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग्स, जिसको ब्लॉक किया जाता है ताकि एग्स के ट्रांसफर को रोका जाए। वो क्या है, वो है हमारा इसमें फैलोपियन ट्यूब। क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ही हमारा जो एग है वो ओवरी से कहाँ तक आता है, यूटेरस तक। वेयर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सेल्स एज ओवा टेक्स प्लेस, जहाँ पे हमारी ओवा, इट्स नॉट ग्रीन सेल्स, इट्स जर्म सेल्स। जहाँ पे जर्म सेल्स की प्रोडक्शन होती है वो क्या है हमारी इसमें, ओवरी। फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, वो कौन सा रीजन है जिसमें हमारा जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन लेता है मदर के ब्लड से, वो है हमारा इसमें प्लेसेंटा वाला रीजन। क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा एंड प्लेनेरिया रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो, जो स्पाइरोगायरा है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। और वहीं अगर बात की जाए प्लेनेरिया की, तो प्लेनेरिया में कौन सी कंडीशन होती है, यानी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, वो है रीजनरेशन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट होगा फ्रेगमेंटेशन, सेकंड होगा रीजनरेशन, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा 24 का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले नेम द पार्ट्स ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। हमें बाइसेक्सुअल पार्ट के उस बाइसेक्सुअल फ्लावर के उस पार्ट का नाम बताना है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें, रिप्रोडक्शन के अंदर। तो देखो, वो कौन सा पार्ट है, वो है हमारा सेपल्स एंड पेटल्स। तो देखो, रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा सेपल्स पेटल्स तो आता ही है, लेकिन वो हमारा इन्वॉल्व नहीं होता रिप्रोडक्शन के अंदर। बी में हमसे पूछा गया है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो सिग्निफिकेंस बताने हैं पॉलिनेशन के, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो, पॉलिनेशन बहुत जरूरी है, किस लिए, क्योंकि उसी के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pollination is essential for fertilization। और साथ ही साथ दूसरा इसका क्या है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स और फ्रूट्स की फॉर्मेशन में भी क्या हेल्प करता है, हमारा जो पॉलिनेशन है वो हेल्प करेगा।
सी पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। तो ओव्यूल्स किस में चेंज हो जाएंगे, ओव्यूल्स हमारे सीड में चेंज होंगे और जो ओवरी है वो किस में चेंज हो जाती है, हमारी फ्रूट में। तो यहाँ पर होता है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के सारे 25 के 25 पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जिसमें अगर हम डिस्कस करें पूरे चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से हैं। पहला ये कि कितने टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सबके एग्जाम्पल के किस रिप्रोडक्शन के टाइप के अंदर कौन से हमारे ऑर्गेनिज्म हैं। दूसरा है हमारा इसमें पॉलिनेशन, जिसमें हमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के बीच में डिफरेंस पता होना जरूरी है। देन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस देख चुके हैं। देन अगर बात की जाए ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स पता होने जरूरी है, उनके फंक्शंस पता होने जरूरी है। एंड लास्ट बचता है हमारे पास इसमें किस तरीके से हम अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ध्यान दे सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, तो उन सारे मेथड्स के नाम, उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो सब भी हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे हुआ हमारा ये चैप्टर फिनिश। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में जिसमें हम कंप्लीट करेंगे हेरिडिटी। चैप्टर के जितने भी 25 पीवाईक्यूज हैं और कौन कौन से हमारे पीवाईक्यूज मोस्टली रिपीटेड हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे।